देखो भाई, चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। युगपद भी लिखा हुआ, क्या युग भी लिखा है। युग्म का मतलब है जोड़ा, ग्रुप, है ना। तो यहां पास जो नया आया है दो चर, ये नया है। कैसे? अब चैप्टर 2 से रिलेट करना है, थोड़ा सा सीख रहा है ना। किसी को कुछ भी नहीं आता, वो जो कोई कुछ पढ़ लिए हैं वो, और जो ना आधा अधूरा सीख पाए हैं वो सब सीख लेंगे। बस ध्यान रखे रहना है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। ध्यान रखना, यही दिमाग लगाना। चैप्टर 2 से क्या क्या मैच करता है पहले ये देख लेते हैं। चर नाम मैच करता है, रैखिक मैच करता है, बाकी सब नया है। तो रैखिक का मतलब होता है घात एक। कितने लोगों क्लियर है कि रैखिक का मतलब होता है घात एक? बोले कुछ क्लियर नहीं है तो नहीं जाना, मैं नहीं जानता। घात एक, ठीक है। बोला दो चर, तो हमें पता है कि बहुपद में अभी हम लोगों ने जो भी सीख के आया है, चाहे वो रैखिक बहुपद सीख के आया हो, चाहे द्विघात बहुपद सीख के आया या त्रिघात बहुपद सीख के आया हो, उसमें एक ही चर था एक्स, 2x+1। स्टैंडर्ड में बात करें ax+b, अगर पावर 2 द्विघात की बात करें ax² + bx+c, इसमें एक ही चर है x बस। तो वो एक चर वाला था, रैखिक था, द्विघात था, त्रिघात था, लेकिन एक चर का। इस चैप्टर में दो चर आ गए। तो मैंने इस चर के लिए जब पढ़ाया था चर और अचर के बारे में, तो मैंने बोला था कि एक्स वाई जेड पी टी डब्ल्यू यू भी, इस तरह के जो नाम रहते वो चर में आते। तो यहां पास जो दूसरा चर है, पहला चर एक्स हो गया, दूसरा चर वाई हो गया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही बस रहे। अगर समीकरण यू और भी मानेगा तो यू और भी सॉल्व कर देंगे, टी और डब्ल्यू से मानेगा तो टी डब्ल्यू हो जाएगा, या फिर एस और पी से मानेगा तो एस और पी मान लेंगे। तो जो भी चर बोलेगा वो दो रहेंगे, और रैखिक बोला है तो घात एक रहेगी। हमेशा, जब तक चैप्टर 3 खत्म नहीं होगा तब तक घात कितनी रहेगी? एक। क्या उसने बोल दिया है कि दो तो चर रहेंगे, एक्स वाई यू भी टी डब्ल्यू कुछ भी, और रैखिक है, घात एक रहेगी। दो चीजें क्लियर हो गई कि दो चर का मतलब क्या है। इस चैप्टर में दो चर का मतलब क्या है? एक्स और वाई दो लोग मिलेंगे। रैखिक का मतलब है सबकी घात एक रहेगी, ये क्लियर हो गया। युग्म मतलब जोड़ा, दो ठो मिलेंगे। अगर मान लो एक समीकरण लिखा हुआ है ax + b by + c = 0, तो ये अकेला नहीं रहेगा, इसको हल करने के लिए एक और रहेगा युग्म मतलब जोड़े में रहेगा। तो कुछ और लिखा होगा a1x + b1y + c1 = 0, इस तरह के दो ठो रहेंगे। सी कांस्टेंट है, अंक को निरूपित करेगा। ए बी सी ये कांस्टेंट है। एक्स वाई ये दोनों चर हैं जिनकी घात कितनी है? एक एक है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू कहां से किए थे? चैप्टर 2, एक चर से दो चर पे गए, एक घात पे गए, रैखिक नाम दे दिया, द्विघात पे गए बहुपद हो गया, त्रिघात में तीन बहुपद का हो गया। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ रैखिक युग्म बोला था हमने। अभी समीकरण की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ घात पे मैंने इसके पोस्टमार्टम कर रहा हूं, इसके चैप्टर के नाम का, ताकि आपको दिमाग में चीजें सेट हो जाए कि है क्या। तो मैंने दो चर बता दिए। अब दो चर वाला जो रैखिक होगा वो किस तरह का होगा, मैंने उसका फॉर्मेट बता दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया, इस टाइप का होगा। ठीक है, जब इस टाइप का होगा, युग्म से बोल दिया था कि दो ठो होंगे। कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि दो अज्ञात राशि रहे और एक समीकरण हो जाए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है
कि दो अज्ञात राशि और एक समीकरण या एक इक्वेशन कभी नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर दो अज्ञात हैं तो उसके लिए कम से कम दो समीकरण तो चाहिए, इसलिए उसने युग्म दिया हुआ है ताकि हमें दो तो रहेंगे, दो अज्ञात है, दोनों को निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण, ये आया है नया नाम, ये आया है नया नाम। बहुपद तक तो पढ़ लिए थे, ये समीकरण क्या है? समीकरण, समीकरण का मतलब यह होता है दो पद बराबर, समान निराकरण। जब दो चीजें आपस में बराबर चल रही हों वहां उसे नाम दिया जाता है समीकरण। दो निराकरण हो गए, एक इधर और एक उधर, और दोनों बराबर हैं। तो समीकरण का मतलब है कि अगर बहुपद वाली समीकरण, बहुपद वाले पद को बराबर जीरो या फिर अचर कर दोगे तो जो भी फॉर्मेट बन के आएगा वो क्या होगा? वो समीकरण होगा। तो बहुपद जब बराबर किसी को होने लगता है तो उसे समीकरण का नाम दे दिया जाता है। क्लियर है? तो समीकरण अगर बोले कि बहुपद समीकरण में क्या अंतर है तो बता देना, बहुपद एक पद के रूप में होता है जैसे कुछ भी लिखा हो, और उसी पद को बराबर जीरो कर दोगे या अचर कर देना, कोई अंक कर देना, तो जो भी लिखा हुआ होगा बराबर के साथ वो पूरा पद समीकरण कहलाता है। क्लियर है क्या? इस पूरे चैप्टर के जो नाम में जो मतलब था वो मैंने समझा दिया। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है कि अभी हमारे समझ में नहीं आया या ये वाली चीज फिर से बता दो। क्लियर है सबको टोटल? देखो आज की है तारीख कौन सी? 24/7 और 26। अब 24 से लेकर के 31 तक ये जो सप्ताह है इसमें कोई मेरे से मार मत खाना, मैं मारने के मूड में न रहूंगा, इसलिए मार मत खाना। क्या है कि ये जो सप्ताह चलता है ये जन्मदिन का सप्ताह है ना, इसलिए मेरे से मार ना खाना। 31 जुलाई को मेरा बर्थडे रहता है, ठीक है ना? ध्यान रखे रहना कि मेरे से इस सप्ताह मार ना खाना, तो टाइम से आ जाना, मेरे को कहना ना पड़े। और 31 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त, जुलाई में मेरा जन्मदिन हो गया, 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस हो गई, और 28-29 का मेरा रक्षाबंधन है, 28 को रक्षाबंधन है। ये 3 ठो दिन है, 3 तारीख की वजह से मैं 31 अगस्त के लिए ऑफर रख दे रहा हूं, है ना? क्या ऑफर रखना है कि अध्ययन अभी कोई लेगा तो उसे इस एक महीने में 85 रुपए मिलेगी। यह ऑफर हो गया। अभी कितने मिल रही है? 125 में। जो कोचिंग में पढ़ता है उसको 100 रुपए में। अभी एक महीने के बीच में कोई लेगा 31 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त के बीच में, उसे मिलेगी कितने में? 85 रुपए। कितना कम रेट किया है मैंने, ये देख लो। जब ये बन के आई थी 14 सितंबर 2025, तो 22 दिसंबर 2025 के बीच में ये चल रही थी 75 रुपए में। 50% ऑफ था। 150 इसका रेट है, 150 इसका रेट है। 50% ऑफ पे चल रही थी 100 दिन के लिए, इसके बीच में 100 दिन होते हैं, 100 दिन के लिए चल रही थी 50% ऑफ पे। अभी कितना बढ़ाया है ये जन्मदिन वाले एरिया में? 10 रुपए, 10 रुपए। तो ये एक महीने का है। तो अपने दोस्तों को बता देना कि अभी खुश है मैं तो दे दे, है ना? फिर चली जाएगी 125, फिर चली जाएगी 125। जिसको भी लेना हो, हाँ कहां कहां मिलती है ये बता दूं मैं। इटमा में वो शैलेंद्र की दुकान है एमपी ऑनलाइन की, वहां मिलती है, वहां लोगे तो 100 की मिलेगी, कम में ना मिलेगी। खजांची की दुकान में लगा हुआ है मेरा पोस्टर, वहां मिल जाएगी।
यह वाले डब्बा में, यहाँ एक स्टील का डब्बा रखा है ना, अगर ये खुला मिल गया तो यहां मिल जाएगी। अभी 3 ही जगह रखी है, अभी 3 जगह ही रखी है, तो किसी को कह सकते हो कि अगर तुमको नहीं लेना है तो तुम जा करके वहां से उठा सकते हो। हाँ, 85 रुपए में अगर चाहिए तो मेरे को बताना कि घर चले जाओ, घर में मिल जाएगी। और नहीं तो कहना अगर तुमको चाहिए तो पहले पैसा हमको दे दो, हम कल ला करके दे देंगे, नहीं तो कल पैसा ले आना, हम तुमको कल दे देंगे। क्लियर है ना? बता देना कि ऑफर अभी का चल रहा है, 1 महीना चलेगा। 1 महीना बाद क्या पता मिलवे ना करे, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। रखी हुई है लगभग 600 के आसपास रखी हुई है, और खत्म हो जाएंगे 1 महीने के बीच में। मैं अभी पूरे स्कूल का दौरा करना है, जितने एरिया में है सब स्कूल में घूम करके निकाल दूंगा मैं, इसलिए जिसको चाहिए है उसको बता देना। और जो कोई यहाँ कोई ना लिया हो तो वो तो रख ले, कम से कम एक तो रख ले, जिंदगी में कभी काम आ जाएगी तो क्या पता पढ़ने को मिल जाए। 31 जुलाई को हम लोग चर्चा करेंगे अध्ययन की, ठीक है, कि इससे कितना क्या प्रॉफिट हुआ है और बनाने का क्या उद्देश्य था। वो 31 तारीख को है ना, 31 जुलाई को चर्चा करेंगे, उस दिन देखेंगे कि काहे बनाया गया था। क्लियर है ना? तो तुम लोगों को चैप्टर के नाम में समझ में आ गया, नाम में क्या है? क्लियर है ना सब? चले आगे, क्या रिलेशन है, क्या कैसे बनेंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप देख लेते हैं, कैसे बनता है इसका व्यापक रूप। व्यापक रूप का समीकरण, व्यापक रूप के समीकरण a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो व्यापक रूप के समीकरण, ये चैप्टर बोला था 2 चर x और y कर दिया, रैखिक समीकरण घात 1 1 है, समीकरण है बराबर 0 कर दिया, युग्म है एक ये है एक ये है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुछ विधियां हैं, बहुत सारी विधि हैं। तुम लोग जौन जौन सी कहोगे मैं पढ़ा दूंगा। 2 तो तुम्हारे चैप्टर में, प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यह है विलोपन विधि, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें आएगी वज्र गुणन विधि, और इसमें आएगी परावर्त या वैदिक विधि। मेरे अध्ययन में लगभग 3-4 विधि का नाम लिखा हुआ है, ठीक बात है। तो आप लोगों को इसे पढ़ना है, प्रतिस्थापन और विलोपन, और कोई नहीं पढ़ना है? अरे वो छोड़ दे रहे, वो कबू नहीं नया में क्या ना पढ़ेगा। ग्राफ विधि से यह पता करना है कि रैखिक बनता है कि नहीं। ग्राफ विधि का मतलब सिर्फ इतना ही है, प्रैक्टिकली जैसे हमने ये समीकरण लिखा है तो क्या सही में रैखिक बनता है, तो वो चेक करने के लिए है। तो अभी हम लोग जब ax प्लस b वाला चेक करके आए थे तो वहां पता कर लिए थे कि ग्राफ में एक रेखा बन रही थी जब घात 1 रहा। 2 चर से भी पता कर लेंगे कि जो इसका आलेख है वो रैखिक बनता है कि नहीं। बस जब 2 चर रहेंगे तो 2 ठो रहेंगे समीकरण, जब 2 समीकरण रहेंगे तो 2 लाइनें होंगी, उन लाइनों के बीच में संबंध होता है, या तो वो प्रतिच्छेद करती हैं, या तो वो समांतर रहती हैं, या फिर ओवरलैप हो जाती हैं, संपाती हो जाती है। 3 संबंध रहते हैं। वो आलेख विधि से पता चलता है कि उसमें क्या संबंध है, तो आलेख से सिर्फ संबंध निकाले जाते हैं, ठीक है।
उनके बीच में रिलेशन क्या है वो आलेख से पता चलता है। बाकी चीजें सोल्यूशन मेथड से होते हैं, सोल्यूशन जो होंगे मेथड से होंगे। क्लियर है क्या? इसी तरह आप इसे लिख लीजिए, इसी तरह आप इसे लिख लीजिए। तो व्यापक रूप समझ में आ गया। तो सबसे पहले संबंध जानना है हमें, उसके बाद फिर हम लोग विधियां सीखेंगे। सबसे पहले संबंध जानना है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव कितने नंबर क्लियर हो जाए? 2 नंबर का। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। तो लिख देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बीच आलेखीय विधि द्वारा संबंध, ये हो गई हमारी हेडिंग। आलेख से संबंध आते हैं, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। C2 मी टू C2 लिख गए नीचे? नौमी ऑनलाइन वाले कहा थे ये बीच बीच में कहा लिख जाता है, नौवीं का है। हाँ, संबंध देखते हैं क्या हो जाता है, संबंध कहे या कैसे बन जाते हैं। अभी तो हम लोगों को रटना है ना कि सीखना है, अभी पहले रट लेते हैं ना तो सीख लेंगे। फिर एक ट्रिक बताऊंगा जब सब लड़के बस होंगे तब। जब लड़के बस होंगे तभी बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा ना। हाँ देखिए, तीन रिलेशन है। पहला रिलेशन है अद्वितीय हल का, केवल एक हल। अद्वितीय हल को बोलते हैं केवल एक हल। अच्छे समझ लेना, सब समझ में आ जाएगा। जरूर कुछ स्कूल की कसर रहेगी होगी, यहां निकाल लेंगे आप, अब याद हो जाएगा। अद्वितीय हल केवल एक हल। एक हल तभी मिलता है जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इसका रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहां पास गुणांक है x और y के, उनका रेशियो, उनका अनुपात कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हुआ तो फिर अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तो इनसे जो रेखाएं बनती हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से दो रेखाएं बनती हैं, वो उनका क्या रिलेशन होता है? तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ग्राफ में कहीं इस तरह से ब्रेकआउट होती होंगी। एक बिंदु पे की तो एक हल आएगा, एक हल आया, अद्वितीय हल हो गया। अद्वितीय का मतलब होता है उसके समान कोई दूसरा नहीं, केवल एक। तो एक बार टच करेंगी
तो एक ही मान आएगा, और एक बार मान आएगा तो एक प्रतिच्छेद बिंदु। ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन देखो, पहले कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा वाला तुम लोग अपने से बता दोगे जो मैं पूछूंगा। कोई हल नहीं, ठीक है। देखो यार, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कोई हल नहीं, रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होगा, और रेखाएं समांतर है तो कैसे बनेगी? ये ऐसे बनेगी। कैसे पता चला कि कोई हल नहीं होगा? कहते हैं ना कि बन गया है। अनंतता अनेक हल, इसका रिलेशन क्या होता है? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। पहले वाले से तो ये कॉन्सेप्ट में आ गया कि अगर पहले वाले की रेशियो बराबर नहीं है तो वही यही रुक जाएगा, अद्वितीय हल में निकल जाएगा, ठीक है। अगर पहला वाला दोनों बराबर हो गया तो दूसरे वाले को चेक करेंगे, दूसरे वाले को चेक करेंगे तो हमको तीसरा वाला टारगेट होना चाहिए कि अनेक हल कब होता है, ये समझो। अगर तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होता है। इसके प्रैक्टिकल इसको समझना अच्छे से, नाम को समझना। बहुत सारे हल हैं, एक बार टच हुआ था तो एक हल आया था। बहुत सारे हल कब आएंगे? जब ये लाइन इसी के ऊपर पूरी रख जाएगी, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो यहां भी टच कर रही है, यहां भी कर रही है, यहां भी कर रही है, ये करते रहेगी, इसलिए इसके बहुत सारे हल आएंगे। कहे ये दोनों हर एक बिंदु पर टच है, हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद है, इसलिए इसके बहुत सारे हल होंगे। तो जब रेखा संपाती हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, एक के ऊपर दूसरी वाली रेखा खींची जाती है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि रेखाएं समान हैं। अगर रेखाएं समान हैं तो उनका अनुपात बराबर होगा। अगर रेखाएं समान हैं, एक के ऊपर एक है, संपाती हैं, इसका मतलब यह है कि तीनों के अनुपात बराबर होंगे, तीनों के अनुपात बराबर होंगे, और वो हर एक बिंदु पर टच कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे मान आएंगे। कहे कि जब एक बिंदु पर टच हुआ था तो एक मान आया था, यहां पास हर एक बिंदु पर टच हो रहे हैं, इसका मतलब संपाती है, एक के ऊपर एक है और उनके बहुत सारे मान हैं। अनंतता अनेक हल, तो सिर्फ दो याद रखना है, पहला बराबर बराबर नहीं हो गया तो एक हल, और सगले बराबर हो गए तो अनेक हल। तो तीसरा वाला जो बचेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर इनके मान किसी ने चेंज कर दिए, C1 C2 को B1 B2 कर दिया, मान लो कहीं C1 X प्लस B1 Y प्लस A1 बराबर 0 है, तो फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है। तो ध्यान रखे रहना कि जो समीकरण वहां लिखा रहे वो क्या लिखा हुआ ये ध्यान रखना जरूरी है। अगर यहां के इसने गुणांक चेंज कर दिए तो आप तो रटे हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, यहां लिखा रहेगा A1 अपॉन A2, क्योंकि C की जगह पे A1 है, C की जगह पे A1 है और A की जगह पे C1 है, यहां C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और यहां लोग रट्टाबाज हैं, होशियार में रहेंगे, मार टाप के चले आएंगे, हमारे गुरु जी आज सिखाए रहे क्या करी। अबे गुरु जी ने कही है कहे तुमको जाना चाहिए, तुम जानो, हमारा पैसा मिल गया, तनख्वाह मिल गया, खेल खत्म। तो वो सिखाए भी ना होंगे कि कभी मान चेंज हो सकते हैं, उन्हें बताते ना उनको क्या करना बता करके।
है? समांतर वाला? अरे हो गया, माफ कर दो, हो गया। ठीक है ना? ये कहां पास आता है? ये जो श्रेष्ठक एग्जाम है या फिर ज्ञानोदय वाले होते हैं या फिर सुपर 100 का होगा एग्जाम, यहां पास ना ऐसे वो करता है, क्योंकि सबको पता है ना कि ये तो सबको याद कर लेगा। गुणांक चेंज करो, यहां वहां कर दो। सरकारी वाले देंगे ना सुपर 100 का पेपर, सरकारी जो पढ़ रहे हैं वो सुपर 100 का पेपर देना 10वीं बाद। फॉर्म भर जाएगा बीच में, अभी दिसंबर के आसपास भरेगा, दिसंबर नवंबर जनवरी में। सरकारी वाले बस दे पाएंगे, नॉट प्राइवेट। श्रेष्ठ तो सब भर सकते हैं, एससी वाले सब, एससी वाले सब। तो उसमें ये होता है कि वो लोग ना तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं। आप कितना कंटेस्ट हो, अरे याद करके चले आए, तुमको पता नहीं A1 चेंज कर दिया वो। अब वहां देखे कौन सा अद्वितीय हल का संबंध है, अद्वितीय हल पहले वाला। अब क्या पता एक ही जगह सी लिखा हो उसने, C1/C2 नॉट इक्वल टू B1/B2, हो जाएगा बंटाधार। ध्यान रखे रहना है, संगत तब कहा जाएगा जब मान आएगा। मान कहां नहीं आ रहा है? मान इनमें से कहां नहीं आ रहा है? किसमें? बता, पहले, दूसरा, तीसरा। मान किसमें नहीं आ रहा? नालायक, मान किसमें नहीं आ रहा? तीसरे में। मान किसमें नहीं आ रहा? दूसरे में नहीं आ रहा है। इसमें टच नहीं हुई तो कहां से मान आएगा? जब इसमें लाइन टच ही नहीं हुई तो मान कैसे आ जाएगा? पहले वाले मान नहीं आ रहा है, एक बार टच हुई तो एक मान आएगा, अद्वितीय हल होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अनंता अनेक हल संपाती है, हर बिंदु पर टच है, हर बिंदु पर प्रतिच्छेद है, हर बिंदु पर टच है ये। इसका मतलब इसके बहुत सारे मान आएंगे, और बहुत सारे मान आएंगे अनंता अनेक हल हो जाएगा। और बहुत सारे मान आने का संबंध भी ये हो सकता है कि जब एक के ऊपर एक हो गए, मतलब दोनों लाइन बराबर है, तो वहां पर क्वेश्चन बोल देगा यदि यदि दो चर वाले समीकरण आपस में बराबर हैं तो कौन सा संबंध होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण आपस में बराबर हैं, हाँ। संगत और असंगत का समझिए नाम क्या है, उसको समझना जरूरी है। संगत का मतलब होता है कि मान आएगा, असंगत का मतलब होता है मान नहीं आएगा। किसमें है असंगत? किसमें होगा? सेकंड में होगा, क्योंकि इसमें मान नहीं आ रहा है। यह असंगत में आएगा, इसमें संगत आएगा। क्या इसके लिए संगत होगा? हाँ होगा। क्लियर है ना? संगत का मतलब है कि हाँ, इससे कुछ ना कुछ मान आया है, हल हो रहा है, तो वो संगत है। असंगत का मतलब होता है कि वो मान आ ही नहीं रहा है। तो समझ में आ जाएगा प्रतिच्छेद कब होंगी? जब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बहुत सारे हल कब होंगे? जब रेखाएं समपाती होंगी। समपाती का मतलब क्या होता है? उनके अनुपात जो है बराबर है। पहला वाला अगर नहीं आ गया तो पहले से आउट कर दो, अगर सब बराबर आ गए तो बहुत सारे हल। बहुत सारे हल, रेखाएं समपाती, समपाती हैं तो बहुत सारे हल आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में हर जगह टच करेंगी, बहुत सारे टच करेंगी, बहुत जगह टच करेंगी, तो बहुत सारे हल। और समांतर है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में कभी छुएंगे ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, मिलेंगे ही नहीं, तो फिर कहां से होगा? क्लियर है क्या? इसको लिख लीजिए, 10वीं क्लास लिख लो। तीनों का डायग्राम बना भी लेने हैं, अध्ययन में देख लूं कहां तक क्या है।